नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपी पीएससी का और आरओ एरो के लिए सेट नंबर हो जाता है हमारा ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे आपको देख लेने हैं। और इससे पहले हमने आपको करा दिए हैं 1 से लेकर 11 टेस्ट। सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट है और सारे क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो सेट नंबर 12 से संबंधित। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और आज के जो सेट है हमारा, इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। ये हो जाता है हमारा सामान्य ज्ञान से संबंधित। ठीक है, सामान्य ज्ञान के यानी इसमें जो है सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और बात करेंगे आज के हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाता है वो क्या हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई हो जाती है ये आपको बताना है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएंगे टोटल 150 प्रश्न। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। और जो करंट के क्वेश्चन है उनको हम स्किप करते चलेंगे क्योंकि करंट से जो है हम अलग से कराएंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है बात की गई है पहले क्वेश्चन के बारे में और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है प्रकाश वर्ष हो जाता है ये दूरी की इकाई। ठीक है, प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है। किसका वेग अधिकतम हो जाता है, कॉस्मिक किरणों का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या फिर पराध्वनिक तरंगों का। ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा करेक्ट हो जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा प्रकाश। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। जो कटा हुआ हीरा है वो क्यों जगमगाता है। तो कटा हुआ जो हीरा है वो जगमगाएगा जो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा और ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, सी नंबर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। फ्यूज के विषय में आपको बताना कौन सा सही हो जाएगा। तो मेन स्विच से लगातार समांतर जुड़ा होता है, ये गलत हो जाएगा। यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, ये भी करेक्ट हो जाए, ये भी गलत हो जाएगा। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, तो ये आपका हो जाता है कहीं ना कहीं करेक्ट। इसका जो गलनांक है जहाँ पर जाकर ये गल जाएगा वो जो है निम्न होना आवश्यक हो जाता है एक फ्यूज तार का। ठीक है, तभी तो उसमें जो है लाइट जो है वो बाधित हो जाएगी। इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, तो बहुत उच्च होगा तो वैसे कैसे फ्यूज बनेगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर दिया गया है। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने में हम किसका उपयोग करेंगे। सिग्नल की शक्ति को कम किए हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने में तो ये करेंगे हम रिपीटर का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द जो है उस पर काम करेंगे। आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, क्या हो जाएगा वीपीएन। वीपीएन इसको कहा जाता है। ठीक है, आपको जो है फुल फॉर्म बता दी गई है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन जो है आभासी निजी परिपथ क्या है। तो ये जो परिपथ हो जाता है ये हो जाता है यह एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित भी रखता है। इसको कहा जाता है वीपीएन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है ये कहाँ अवस्थित हो जाएगी। तो ये अवस्थित हो जाती है आपकी पुणे में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पुणे में स्थित हो जाती है आपकी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है कब हुई है। जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है
इसकी स्थापना हो जाती है आपकी 1950 में। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं इस सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? कौन सा पदार्थ हो जाएगा जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होगा, बताना है आपको। कार्बोडम हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा, या फिर आपका नाइक्रोम हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाता है नाइक्रोम, जो बहुत अधिक कठोर और बहुत अधिक तन्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मच्छर कोयल में प्रयोग होने वाला जो पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है वो क्या होता है? एक बीजीय पौधा होता है, एक कीट से होता है, एक जीवाणु से, या फिर एक कवक से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका करेक्ट हो जाएगा और उसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाता है। सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं और बड़े ही जो है अच्छे बड़ी अच्छी बुक से हमने लिए हैं ये सारे प्रैक्टिस सेट। नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं, वीडियो आपको कैसा लगता है, सभी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी तरह के सुझाव के लिए भी आप हमें लिख सकते हैं। फिलहाल बात की गई है क्वेश्चन नंबर 10 की, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है एक बीजीय पौधे से। मच्छर कोयल में जो प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन होता है वो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यहाँ से आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? मिश्रण हो जाएगा खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका मीथेन और वायु। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। खानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं में जो है वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण भी बन जाती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? 12 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा ये जो है आपकी बढ़ जाएगी। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी होगी तो उसमें श्वास की गति जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रक्त में ऑक्सीजन की जो सांद्रता है उसमें कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके दिए गए हैं उपकरण, एक तरफ आपकी जो मापन की राशियां हैं वो दी गई हैं। कौन सा किससे संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ हो जाता जो एमीटर है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो एमीटर संबंधित हो जाता है आपका धारा से। ठीक है, विद्युत धारा से संबंधित हो जाता है आपका एमीटर। इसके बाद हाइग्रोमीटर, ये जो है आर्द्रता से संबंधित हो जाता है। हाइग्रो की बात करेंगे, ये आपका संबंधित हो जाता है सापेक्षिक आर्द्रता से। स्प्रिंग तुला की बात करेंगे तो स्प्रिंग तुला जो है ये आपकी संबंधित हो जाती है भार से, और बैरोमीटर संबंधित हो जाता है ये दाब से। ठीक है, इस तरह से आपका ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का आपका हो जाता है 2 और डी का हो जाता है हमारा 1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारणार से। ठीक है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये तो हमने जो है बचपन में करके भी देखा है, साइंस का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कथन ये जो है ये आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। कारण की बात करेंगे, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से परकिरणित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। तो ये गलत हो जाएगा, छड़ी से जो है प्रकाश नहीं आएगा। ठीक है, उस तरह से जो, और ये जो प्रक्रिया है ये प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, इसी वजह से जो है वो हमें छड़ी जो है झुकी हुई प्रतीत होती है। इस तरह से ए सही हो जाएगा और आर आपका गलत हो जाएगा। और ये किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए सही, परंतु आर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होगा? लोहे का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या फिर पोटेशियम का। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा लोह का जो है इसमें अभाव पाया जाता है माँ के दूध में। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं नवजात के लिए जो है बड़ा ही जरूरी हो जाता है ये। ठीक है, और डॉक्टर भी बताते हैं कि नवजात को जो है केवल माँ का दूध ही पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें जो है लोहे का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है इनमें से? B12 की बात करेंगे, विटामिन B12 ये अरक्तता का कारक हो जाएगा, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन C ये स्कर्वी से संबंधित हो जाता है, प्रतिस्कर्वी कारक इसको कहा जाएगा। विटामिन D ये बध्यता रोगी होता है, तो ये आपका हो जाता है गलत, ये बध्यता रोगी नहीं होता। बध्यता रोगी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका विटामिन E। ठीक है, इसको जो है टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो C हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। विटामिन K की बात करेंगे, प्रति रक्तस्रावी हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये सही भी हो जाता है। आपसे पूछा गया है जो सुमेलित नहीं है, तो केवल C हो जाएगा जो इसमें से सुमेलित आपका नहीं है। सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस सेट में, और ये सामान्य अध्ययन का जो है प्रैक्टिस सेट हो जाता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या फिर पेप्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा गैस्ट्रिन। जो गैस्ट्रिन है ये आपका एक पाचन एंजाइम नहीं है मानव तंत्र में। ठीक है, बाकी सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर से जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके हार्मोन दिए गए हैं, एक तरफ आपके श्रावित ग्रंथियां दी गई हैं। कौन सा किससे संबंधित है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है जो आपका हो जाता है प्रोजेस्टेरोन, ये आपका कहीं ना कहीं संबंधित हो जाता है गर्भा से, महिलाओं से ये संबंधित हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो ये जो है संबंधित हो जाता है आपका पुरुषों से। ठीक है, इसके बाद जो थायरोक्सिन है ये संबंधित हो जाता है थायराइड ग्रंथि से, और इंसुलिन जो है कहीं ना कहीं अग्नाशय से संबंधित हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल स्पेशल तरीके से चाहे आप रट सकते हैं, चाहे आप याद कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरह से जो है इसको आपको अपने दिमाग में बैठाना है। ये क्वेश्चन आपसे हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन आपसे पूछा जाता है हर बार आपकी परीक्षा में, टेस्टोस्टेरोन पूछा जाता है, किसी भी तरह से चाहे इंडिविजुअल आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे सुमेलित करने के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे किसी भी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन ये हर बार जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का हो जाता है हमारा 2। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 19 नंबर, और यहाँ दिया गया है कथन और कारक से हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया गया है। कथन ने क्या कहता है? तो तांबे के एक टुकड़े को एक कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। एक तांबे का टुकड़ा है और एक कांच का टुकड़ा है, उन दोनों को एक ही तापमान पर गर्म कर दिया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा जो है कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है करेक्ट, जो कांच का टुकड़ा है वो जो है अधिक गर्म लगेगा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। कारण की बात करेंगे, तांबे का जो घनत्व है कांच के घनत्व से अधिक होता है। कारण जो है ये भी आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है इसकी बात हो रही है तांबे के टुकड़े कांच के टुकड़े की, और नीचे कहा गया है तांबे का जो घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होगा, तो ये जो है इसका स्पष्टीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो एम्फीबिया है वो बताता है। एम्फीबिया क्या बताएगा? तो ये बताएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में। ठीक है, ये हो जाता है आपका एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जल और स्थल दोनों पे रहने लायक जो है हो जाता है। ठीक है, उसको जो है आप एम्फीबिया कह सकते हैं। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। जो अशुद्ध जल है उससे बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो कौन सा?
निर्वलीकरण के द्वारा, आशवन के द्वारा, आयन आदान प्रदान के द्वारा या निथार करके उसको। तो ये हो जाता है जो निर्वलीकरण होता है उसके द्वारा जो अशुद्ध जल से बड़ी संख्या में पेयजल तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से आपका सुमेलित करने के लिए दे दिया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सुमेलित करने के लिए, विचार करने के लिए, ठीक है, और इस तरह से जो और भी लेंथी क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं ताकि आपका जो समय है वो ज़्यादा लगे एग्जाम को करने में, ठीक है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपकी सूची 1 है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है, और कौन सा किससे संबंधित है ये अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है हमारा जो पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम जो ब्रोमाइड है ये संबंधित हो जाता है आपका फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड का। ये क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल करके भी पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में कौन सा जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हो जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट लगता है आपका बारूद में। पोटेशियम सल्फेट की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है उर्वरक में संबंधित हो जाएगा। और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट ये आपका हो जाता है बेकरी से संबंधित, ठीक है। इस तरह से आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ए का आपका हो जाता है 2, बी का हो जाता है 4, सी का हो जाता है 1 और डी का हो जाता है हमारा 3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको सुधार की गुंजाइश नज़र आती है वीडियो में तो भी आप हमें लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए तो आपको कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक आक्सीकारक है, क्षारीय प्रवर्तिका है, अम्लीय प्रवर्तिका है या फिर एक अपचायक है। क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। जल की बात हो रही है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना जो सोडा वाटर है तो ये हो जाता है एक अम्लीय प्रवर्तिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जल जो आपका H2 होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है उनका जो प्रवाहित करने पर जो बना सोडा वाटर होता है वो जो है एक अम्लीय प्रवर्तिका माना जाएगा। जीवों के विकास या इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जीवों के विकास का जो संदर्भ है उसमें कौन सा अनुक्रम सही हो जाएगा, तो ये हो जाता है सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। ये जो है क्रम सबसे सही इसमें बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और यहाँ बताया गया है जो सैलामेंडर है इसका जो काल है वो कब से माना जाता है, तो 360 जो है ये मिलियन वर्ष पूर्व जो है माना जाता है। इसके अलावा जो कंगारू है, कंगारू का माना जाता है 145 साल पहले, 145 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है कंगारू का, ठीक है। इस तरह से जो सबसे पहले आ जाएगा वो आ जाता है सैलामेंडर, फिर अजगर और फिर आपका कंगारू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से आपका जो है सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आ गया है। एक तरफ आपकी सूची 1 है, एक तरफ आपकी सूची 2 दी गई है और इसमें कौन सा आपका जो है करेक्ट हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ बात करेंगे जो हमारा हो जाता है जर्मन सिल्वर, ये संबंधित हो जाता है आपका निकिल से। सोल्डर की बात करेंगे ये आपका टिन से संबंधित हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे ये आपका हो जाता है क्लोरीन से संबंधित, और हाइपो जो है सोडियम से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से आपका ए का 2 हो जाएगा, ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। और बी का हो जाता है हमारा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाता है हमारा 3। और ये किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। यही हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। कीट संवर्धन क्या है, जो कीट संवर्धन है वो क्या हो जाएगा, तो कीट संवर्धन हो जाता है कीटों की वृद्धि का विज्ञान, ठीक है। इसको जो है कीट संवर्धन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा गया है आपसे, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंच गया था, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, ये भी करेक्ट हो जाता है। उसके काल में यात्री ह्वेनसंग भारत आया, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ह्वेनसंग जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नहीं आया था, ह्वेनसंग आया था हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका गलत हो जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो काल में आया था वो कौन आया था, तो वो आया था आपका फाहियान, ठीक है। फाहियान हो जाता है जो चीनी यात्री हो जाता है, ये आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में।
और ह्वेनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के काल में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी, बिल्कुल विक्रमादित्य जो उसकी उपाधि हो जाएगी। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा, जो इसमें से सुमेलित नहीं दिया गया है। निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? किसके विस्तार के लिए की थी दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना? तो ये स्थापना की जाती है आपकी कृषि के लिए, ठीक है। कृषि विभाग का जो विस्तार है उसके लिए की गई थी दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो यानडोबू की संधि है वो किस किस के बीच में हुई है, ठीक है। यानडोबू भी कई बार आपसे पूछा गया है, पिछली परीक्षाओं में भी कई बार देखा गया है क्वेश्चन। यानडोबू की जो संधि है वो हुई है आपकी किन किन के बीच में? तो ये हो जाती है ब्रिटिश और बर्मा के बीच में, ब्रिटिश तथा वर्मा के बीच में हो जाती है यानडोबू की संधि, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बर्मा है ये कहाँ है, तो ये भारत हो जाता है, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो भारत के जो है यहाँ पर ये बर्मा हो जाता है, और ये ब्रिटिश और बर्मा के बीच में हो जाती है आपकी यानडोबू की संधि। अगला हो जाता है हमारा 30 नंबर। बात करेंगे 30 नंबर के बारे में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में, जो हड़प्पा संस्कृति है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है कौन सा हो जाएगा? इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हड़प्पा संस्कृति है उस काल के लोग जो हैं चावल का उत्पादन भी करते थे। कई जगह से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप जानते हैं अगर आपने हड़प्पा संस्कृति पढ़ी है तो उसमें जो है मंदिरों की जो है निर्माण की बात कहीं भी नहीं कही जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आपसे पूछा गया कौन सा असत्य, तो बी ए बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ना ही वहाँ अग्नि पूजा की बात हुई है और ना ही वहाँ जो है मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे मृत भांड और चिकने और चमकीले बनाए जाते थे। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 4th नंबर हो जाता है, इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान से बस्ती स्थापित की गई थी। ये भी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। तो बी केवल आपका जो है इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का जो प्रस्ताव है वो इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया है? ये रखा गया है इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए। तो ये कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो है प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम रखा था प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता है। और इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था जो 10 रुपये मासिक, 10 रुपये मासिक की बात हो रही है, 10 रुपये मासिक आय वाले परिवार थे उनके बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का जो है प्रस्ताव जो है इंपीरियल काउंसिल में रखा गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। यहाँ से आपको समझ लेनी है चीज़ें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मुगल कालीन जो ग्रामीण व्यवस्था में संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ आपको सबसे पहले जो है क्वेश्चन में आपको देखना है, यहाँ पर आपसे कथन सही पूछा गया या फिर आपसे पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि स्टूडेंट जो है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और कन्फ्यूजन इसीलिए होती है क्योंकि क्वेश्चन को जो है वो पूरा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आपको जो है पूरा पढ़ना है, आपको बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में। आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए बताएंगे कौन सा करेक्ट नहीं है। किसान का अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत अधिकार था, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। किसान का जो है अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है मुगल कालीन ग्रामीण व्यवस्था में, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने जैसे गंभीर दंड देने के अधिकार थे, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी, तो ये भी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो चौथा जो है वो ऑटोमेटिक ही जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बंगाल में ग्रामीण जो दस्तकारों को अपनी सेवाओं के बदले में ग्रामीण समुदाय द्वारा दी गई भूमि को मीरास वतन भी कहा जाता था, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। क्यों हो जाता है? क्योंकि कई जगह जो है ऐसी ज़मीनें थी जिनको दस्तकारी मीरास या वतन बन गई थी,
जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। ठीक है, ये ज़मीन जो है दी नहीं जाती थी, इन पर जो है पुश्तैनी अधिकार होता था। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका गलत यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टॉमस मुनरो से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है 1820 से 1827 तक टॉमस मुनरो ये जो है मद्रास के गवर्नर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये पूछा गया साइंस से, मानव शरीर में लौह पुंज किस में है। मानव शरीर में लौह पुंज किस में हो जाएगा। तो ये हो जाता है जो रक्त है उसमें जो है लौह पुंज देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, रक्त जो है एक तरल पदार्थ होता है और ये हमारी वाहिनियों में प्रवेश करता है। ठीक है, इसलिए जो है लौह पुंज देखने को मिल जाएगा आपका रक्त में। रक्त से भी आपको जो है पढ़ लेना है रक्त के बारे में बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि रक्त से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं आपकी परीक्षा में। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों को कार्बन की बढ़ती प्रतिशतता के क्रम में लगाना है। कोयले का जो बढ़ती प्रतिशतता है उसके क्रम में लगाना है। आपको बताना है सबसे जो कम है और सबसे ज़्यादा जो कोयले में जो कार्बन पाया जाता है, मात्रा जो पाई जाती है उसकी वो किस में पाई जाती है। तो सबसे कम की अगर बात करेंगे आपको बताना है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले पीट में बात करेंगे, इसमें आपका पाया जाता है 50% कार्बन। ठीक है, लिग्नाइट की बात करेंगे, इसमें आपका लगभग 70% के आसपास तक जो है कार्बन पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका जो बिटुमिनस है, इसमें पाया जाता है आपका 90% तक कार्बन पाया जाएगा बिटुमिनस में। और लास्ट में आ जाता है आपका एंथ्रेसाइट, जिसमें 99.9 तक जो है आपका कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से आप इनका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपका आ जाता है पीट 2 नंबर, दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका लिग्नाइट यानी कि 3 नंबर, और ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये पकड़ में आ गया है। और तीसरे नंबर पर आपका एक आ जाएगा जो बिटुमिनस है 90%, और 4 नंबर पर हमारा आ जाता है एंथ्रेसाइट, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कोयले की। ठीक है, आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है इस क्वेश्चन से, सबसे कम की बात करेंगे तो ये पीट हो जाता है, और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो ये एंथ्रेसाइट हो जाता है। ये दो आप याद रखेंगे, बाकी जो है अपने आप आपके सोल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है, हाल ही में इसको समाचारों में देखा गया है, और इसमें जो है किसके द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये प्रकाशित किया जाता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से ये आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी निषेध जिसको आला कहा जाता है, उसकी जो संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है निषेध की संकल्पना। तो ये प्रतिपादित की जाती है आपकी ग्रेनेल के द्वारा। ठीक है, ग्रेनेल हो जाते हैं जिनके द्वारा सर्वप्रथम जोसेफ ग्रेनेल ने वर्ष 1917 में, बात ईयर की भी आ जाती है, तो 1917 में जो है प्रस्तुत किया था पारिस्थितिकी निषेध के बारे में। ठीक है, ये हो जाती है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। जो मानव जनित की बात हो रही है, तो मानव जनित हो जाता है जो फसली भूमि है, ये मानव जनित हो जाएगी। ठीक है, और जल तंत्र, घास का मैदान और वर्षा, ये जो हैं आपके माने जाते हैं प्राकृतिक। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, ये प्राकृतिक जीवों में हो जाते हैं, और बाकी जो है फसली जो है ये आपका हो जाता है मानव जनित। वन अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित है वन अनुसंधान, तो ये हो जाता है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी, तो इसकी स्थापना हो जाती है आपकी 1906 में। ठीक है, 1906 में हो जाती है इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कथन और कारण से भूमंडलीय तापन का तात्पर्य है भूमंडलीय सतह तापमान में वृद्धि। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ए आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट।
और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की जो सांद्रता का बढ़ना भूमंडलीय सतही तापमान में वृद्धि का कारण है। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोनों आपके, और दोनों कथन जो है अलग अलग सही हैं, और कथन दो जो है कथन ए का जो है सही स्पष्टीकरण भी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा सही सुमेलित करने के लिए, ठीक है। 42 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन। सही सुमेलित आपको करना है, कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा हो जाएगा जो इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो विश्व खुशहाली दिवस ये आपका 19 मार्च को नहीं मनाया जाएगा। जो विश्व खुशहाली दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। 19 को नहीं मनाया जाएगा, ये अगले दिन मनाया जाएगा 20 मार्च को, ठीक है। विश्व खुशहाली दिवस, ठीक है। इसको जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है इसको कहा जाता है, और ये 2013 से मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। विश्व वन्यजीव जो दिवस है ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को, ये करेक्ट हो जाएगा। विश्व पशु दिवस ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। पशुओं के 4 पैर होते हैं इसलिए 4 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व वन्य में जो है 3 अक्षर दिए गए हैं तो ये 3 मार्च को मनाया जाएगा। भारत गौरैया दिवस ये मनाया जाएगा आपका 20 मार्च को, ठीक है। और इस तरह से आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल एक हो जाएगा जो आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आप भूल जाते हैं, लेकिन आप अगर रिलेट करके पढ़ेंगे, कहीं से भी कुछ भी आप रिलेट करके पढ़िए, उसको आप कभी ज़िंदगी भर जो है भूल नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत का हो जाएगा राष्ट्रीय जलीय प्राणी, वो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है गंगा की डॉल्फिन, ठीक है। ये राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित हुआ है। कब हुआ है जो राष्ट्रीय जलीय जो प्राणी है, कब घोषित हुआ है, तो ये घोषित हो जाता है आपका 5 अक्टूबर, ठीक है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय घोषित इसको किया जाता था, गंगा डॉल्फिन को, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित इसको किया गया है 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जल संभर विकास एवं संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई जा रही है वो आपको बताना है। तो ये चलाई जा रही है आपकी नीरांजल योजना, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जल संभर विकास और संरक्षण के लिए नीरांचल नाम की योजना जो है ये चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस का मुख्यालय जो कहाँ अवस्थित हो जाएगा, तो ये हो जाता है एम्स्टर्डम में, ठीक है। एम्स्टर्डम में स्थित हो जाता है आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संबंधी प्रोटोकॉल एक देश से दूसरे देश में रहने वाले जीवित संशोधित जीवों के आयात तथा निर्यात को विनियमित करने की प्रक्रिया स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 46, लेंथी क्वेश्चन है, और इसको जो है आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका कार्टेजोना प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हो जाता है पर्यावरण संबंधी प्रोटोकॉल, एक देश से दूसरे देश में जो रहने वाले जीवित संशोधित जीव हैं उनको जो है आयात और निर्यात करने से संबंधित ये हो जाता है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। और ये कब आया था, तो ये आ जाता है आपका 29 जनवरी 2000 को, ठीक है। 29 जनवरी सन 2000 में जो है इसको लाया गया था आदान प्रदान करने के लिए जीव जंतु का। अगला क्वेश्चन है, जो हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से मिश्र धातु का बना होता है। कौन सी मिश्र धातु है जिसका बना होता है हैलोजन लैंप। तो ये धातु हो जाती है आपकी टंगस्टन और सोडियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हैलोजन लैंप का जो तंतु है वो जो टंगस्टन और सोडियम का मिश्र धातु से बना होता है, और इसीलिए जो है वो ज़्यादा चमकता और पीले रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित करने के लिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48।
तो सबसे पहले अल्फा किरणों की बात करेंगे। ये संबंधित हो जाती हैं आपकी उच्च ऊर्जा वाले हीलियम से, ठीक है। ए का आपका 3 हो जाएगा। बीटा किरणों की बात करेंगे तो ये संबंधित हो जाती है आपकी ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों से। वाई किरणों की बात करेंगे तो उच्च ऊर्जा वाले फोटोन से संबंधित हो जाती हैं। और कोस्मिक किरणें संबंधित हो जाती हैं आपकी उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन से। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 और डी का हमारा 4 हो जाता है। और ये किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ए का 3 हो जाएगा, बी का 2, सी का 1 और डी का हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कौन हो जाएगा जो बनाएगा अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट? तो ये हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक बहुत ही जो है ज़्यादा ही जहरीली और प्राणघातक गैस मानी जाती है, ठीक है। आदमी के जो है रक्त में घुल जाती है जाकर, ठीक है। रक्त में घुलते ही जो है आदमी की मृत्यु होना तय मानी जाती है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। जो नव आविष्कृत उच्च ताप है वो जो है अतिचालक है, कौन सा? तो ये हो जाता है सिरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अतिचालकता की दिशा में जो हो रहे हैं अनुसंधान और सिरेमिक ऑक्साइड बहुत ही जो है उपयोगी सिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन जो है प्रजाति है? गाय की हो जाती है उच्च दूध उत्पादन जो प्रजाति है वो कौन सी हो जाएगी? डारसेट, हॉलस्टीन, साहिवाल या रेड सिंधी? तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाती है आपकी हॉलस्टीन, ठीक है। बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये एक फ्रीजन गाय की जो है उच्च दुग्ध प्रजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? क्या हो जाएगा प्रयुक्त विद्युत अपघटय कार की बैटरी में? तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए से ओजोन का निर्माण प्राकृतिक रूप से ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन पर बैंगनी किरणों की क्रिया से होता है। जो ओजोन का निर्माण है वो बताया गया है, ये होता है जो प्राकृतिक रूप से ऊपरी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है जिसको O2 कहा जाता है उस पर जो है पैरा बैंगनी किरणों से ये होता है। तो ये तो आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है, ओजोन का ह्रास वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्मुक्त होने के कारण होता है। तो ये भी आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं, लेकिन दोनों कथन जो है वेस्टित सत्य हैं, किंतु कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम यानी SACEP का सदस्य नहीं है? कौन हो जाएगा जो दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान हो जाता है उसका सदस्य, पाकिस्तान हो जाता है और मालदीव भी हो जाता है, लेकिन म्यांमार जो है उसका सदस्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है, एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु जो शांत समशीतोष्ण पश्चिमी किनारा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ भी आपसे पूछा गया कौन सा सत्य जो है वो कथन नहीं है। पूरे वर्ष पछुआ पवनों का स्थायी आगमन, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। पूरे वर्ष जो है पछुआ पवनों का स्थायी आगमन होता है। आपसे पूछा कौन सा जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तापमान और वर्षण पर समुद्री प्रभाव के कारण अत्यधिक चक्रवाती गतिविधि और समुद्री प्रकार की जलवायु, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। शीत और शरद ऋतु में अधिकतम वर्षा के साथ पर्याप्त वर्षा और अपेक्षाकृत कम तापमान परास, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं करेक्ट ही हो जाएगा। 4 नंबर दिया गया है आपको समशीतोष्ण जो अक्षांशीय स्थिति के कारण ठंडी शीत ऋतु जिसमें जलवायु मानवीय गतिविधि से अनुकूल नहीं रहती है, तो ये आपका हो जाता है हमारा करेक्ट, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा जो है इनमें से सही नहीं है, तो डी हो जाएगा जो इनमें से आपका सही नहीं दिया गया है, ठीक है।
तो ये जो है क्वेश्चन दिया गया है यहाँ जो है अनुकूल नहीं रहती है, लेकिन ये गलत दिया गया है क्योंकि ये अनुकूल रहती है। जो समशीतोष्ण अक्षांशीय स्थिति के कारण ठंडी जो शीत ऋतु है वो जलवायु मानवीय गतिविधि के अनुकूल होती है, ठीक है, इसलिए जो है इसको जो है गलत माना जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किस्में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, ठीक है, ये कमी करने के लिए प्रतिबद्ध होता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है? कौन हो जाता है जो कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है कृष्णा और डेल्टा में? तो ये हो जाता है आपका कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाता है जो कृष्णा डेल्टा और कैप कोरोन के मध्य स्थित हो जाएगा। कोरोमंडल तट कहाँ स्थित हो जाता है? तो ये हो जाती है कुछ भारत की स्थिति और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कैप कैमोरिन, और ये जो आपका हो जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है, ये सारा जो है यहाँ से यहाँ तक कोरोमंडल तट आपका माना जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है धमेद स्तूप के निर्माण काल में कौन सा राजवंश संबंधित नहीं है? कौन सा राजवंश हो जाएगा जो संबंधित नहीं है धमेद स्तूप के निर्माण काल से? मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है धमेद स्तूप, कुषाण से भी हो जाता है और गुप्त से हो जाता है, लेकिन चालुक्य वंश से जो है कहीं भी संबंधित नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। धमेद स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है और ये जो है नींव जो है इसकी रखी थी अशोक ने और इसका विस्तार हुआ था सबसे ज़्यादा कुषाण काल में, ठीक है, और गुप्त काल में जो है ये बनकर पूर्णतः तैयार हुआ था। तो तीनों वंश इससे संबंधित हो जाते हैं, जबकि चालुक्य वंश जो है इससे कहीं भी संबंधित नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर है? चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया मंदिर है, तो ये बनाया गया है वृद्धेश्वर जो तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तंजावुर हो जाता है ये तंजौर इसको कहा जाता है और ये शिव मंदिर हो जाता है वृद्धेश्वर का। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपेक्ष से हुई है? काली कपास मृदा की जो रचना है वो किसके अपेक्ष से हुई है? तो ये हो जाती है जो विदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टाने हैं उसकी वजह से जो है काली कपास मिट्टी की जो है रचना हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया और औरंगजेब द्वारा जो है दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क हो जाएगा? सतीश चंद्र का तर्क है जो आपका जजिया कर लगाया गया था दोबारा, क्या कर हो जाएगा? तो ये हो जाता है जजिया का जो आरोहण है, ठीक है, जजिया का जो आरोहण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से जो ये लिया जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मैदानों में कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है जो कार्स्ट मैदान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्स्ट मैदान जो है चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित आपका माना जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो होगा। कौन सा होगा ये आपको पूरा करना है सेंटेंस। तो ये हो जाता है भारत का राष्ट्रपति जो है निर्देशित करेगा उस दिन जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का जो वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण होता है जिसको बजट कहा जाता है वो सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जब भारत का राष्ट्रपति जो है निर्दिष्ट करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना कौन सा हो जाएगा इनमें से। उन्नीस सौ साठ में बम्बई से अलग महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। 1960 में बम्बई से अलग करके बनाए गए थे महाराष्ट्र और गुजरात।
मणिपुर से अलग करके जो है 1972 में मेघालय बनाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। मेघालय और मणिपुर के बीच में तो आपका असम आ जाता है, तो ये तो आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा असत्य, तो बी ही यहाँ पर असत्य माना जाएगा। नागालैंड का जो राज्य का गठन है वो हो जाता है 1963 में, करेक्ट हो जाएगा। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में जो है बनाए गए थे राज्य, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, तो केवल बी हो जाता है। मणिपुर और मेघालय का जो है कोई भी संबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृत्ति का उल्लेख है, कहाँ हो जाएगा उल्लेख? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि का, तो ये हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है, तो ये हो जाता है सूती उद्योग की जो वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम थी, तो ये आपका कहीं ना कहीं आप जो है सही नहीं है। बाकी तीन आपके सही हो जाएंगे। जूट उद्योग लगभग संपूर्णतः यूरोपियों के स्वामित्व में था, ये करेक्ट हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग लगभग जो है पूर्णतः संपूर्णतः भारतीयों के स्वामित्व में था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और सूती वस्त्र उद्योग ये आपाम में छोटा था, ठीक, ये आम आप में छोटा था, तो ये भी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, केवल डी हो जाएगा जो आपका सही नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है? लागू करने संबंधी जो प्रावधान है वो किया गया है, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 की बात करेंगे, आप देख सकते हैं ट्रिक किस तरह से काम करती है। 44 दोनों जो है समान है बिल्कुल, ठीक है, तो समान नागरिकता जो है ये भी समान है बिल्कुल, दोनों दोनों जो है बराबर दिए गए, 4 और 4 ये आपस में समान है, तो यहाँ जो है समान नागरिकता संहिता लागू करने का संबंधी प्रावधान जो है इसमें दिया गया है समान में। ठीक है, समान बिल्कुल एक जैसे हैं, समान का मतलब ये तो है, ठीक है, एक जैसे हैं बिल्कुल, तो ये समान हो जाते हैं आपस में, और ये समान नागरिकता संहिता लागू हो जाती है और अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? विवाद जो है उच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आ जाएंगे प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संसद की बात की गई है, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये चल रहा है 150 नंबर के लिए, ठीक है, 150 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट हो जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। इससे पहले ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हो जाता है हमारा 12 नंबर का। इससे पहले हमने 11 सेट करा दिए हैं आपको, अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल बात की गई है हमारी निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी था? राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी था वो कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा, तो राज्य वित्त आयोग जो है इससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है, जो वित्त आयोग है ये किसमें जो है दिया गया है, इसका प्रावधान किसमें किया गया है संविधान के? तो राज्य वित्त आयोग जो है 280 में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 280 जो है इससे संबंधित आपका हो जाता है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का जो निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की हो जाती है राजकोषीय नीति का जो निम्न में से उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाएगा अंतर राज्य व्यापार का जो नियमन है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से ये होने वाला है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से एक उद्देश्य नहीं है, तो वो उद्देश्य नहीं है इनका अंतर राज्य व्यापार का नियमन करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान? तो ये शुरू किया जाता है आपका 2014 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान, इसको जो है SNM के नाम से जाना जाता है, और ये 2014 में जो है इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये।
समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? समावेशी जो समृद्धि के लिए। तो ये हो जाता है आपका अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होना, ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समावेशी की बात हो रही है, समावेशी समृद्धि के लिए ये सभी आवश्यक हो जाते हैं। कृषि का पुनरुद्धार भी आवश्यक हो जाता है, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की जो अधिक उपलब्धता है वो भी जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से आपके सभी सही हैं और सभी सही दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन जो है सही है, कौन सही हो जाएगा इनमें से, ये आपको बताना है, सुमेलित आपको करना है। तो सबसे पहले जो बोटिक अम्ल है वो किससे संबंधित हो जाता है? तो बोटिक अम्ल जो है ये संबंधित हो जाएगा एंटीसेप्टिक से। एसोटिन की बात की गई है, ये जो है घावों की मरहम पट्टी से संबंधित नहीं है, ये संबंधित हो जाता है आपका जो नाखून में पॉलिश जो लगती है उससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नाखून की पॉलिश से संबंधित हो जाएगा। द्रव अमोनिया शुष्क सेल से संबंधित नहीं है, द्रव अमोनिया हो जाता है ये जो आपके परशीतक होते हैं, जो फ्रीजर होते हैं उनमें जो है देखने को आपको मिल जाएगा द्रव अमोनिया। मैग्नीशियम ये आपका प्रतिशत से संबंधित नहीं है, मैग्नीशियम जो है ये आपका आतिशबाजी से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आतिशबाजी से संबंधित। इस तरह से 75 का जो करेक्ट आंसर है ये हमारा जो करेक्ट दिया गया है केवल ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पीड़कनाशी ट्रेडमिल किसको निर्दिष्ट करता है? जो ट्रेडमिल है वो किसको निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है जिन पीड़कों को नियंत्रित किया जा रहा था उनके पुनरुत्थान का निवारण करने के लिए पीड़कनाशी की मात्रा में वृद्धि करना। ठीक है, पीड़कनाशी ट्रेडमिल जो है इसको निर्दिष्ट करेगा। समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था ये कार्यक्रम जो समेकित बाल विकास सेवाएं नामक? तो ये प्रारंभ किया था आपका वर्ष 1975 में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? समेकित बाल सेवाएं, तो ये कहा जाता है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी देश के अधिक आर्थिक विकास के लिए पूंजी उत्पाद अनुपात होना चाहिए। कितना होना चाहिए किसी देश के लिए जो आर्थिक विकास के लिए पूंजी अनुपात उत्पाद? कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कभी कभी कम और कभी अधिक होना चाहिए, सदैव अधिक होना चाहिए? तो ये हो जाता है, ये जो है बिल्कुल कम होना चाहिए। ठीक है, किसी देश के लिए जो आर्थिक विकास के लिए पूंजी उत्पाद जो है ये अनुपात जो है वो कम होना जरूरी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध दिए गए हैं? 352 की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 352 से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 352 से बनेंगे, 356 से बनेंगे, 300 बनेंगे 60 से भी। तो ये संबंधित हो जाता है आपका राष्ट्रीय आपात से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात से जो है ये संबंधित हो जाता है आपका 352। और इसके अलावा जो 356 है ये किससे संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाता है जब राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, तो 356 आपका वहाँ देखने को मिल जाएगा। और 360 मिल जाएगा जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी, ये वित्तीय आपातकाल है तो ये 360 से संबंधित आपको मिल जाएगा। तीनों आपको याद रखने हैं, एक आपका 352, 356 और 360। निम्नलिखित में किसी स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है? यहाँ पूछा गया आपसे नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है। तो इनके जो कार्यालय हैं वो 4 जगह बनाए गए हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है कोलकाता में, एक इसका क्षेत्रीय कार्यालय है आपका अहमदाबाद में, दिल्ली में भी इसका कार्यालय हो जाता है, और इसके अलावा जो है क्षेत्रीय कार्यालय एक देखने को मिलेगा आपका इसका चेन्नई में। ठीक है, लेकिन जयपुर में जो है इसका कार्यालय नहीं है, जो क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी, सेबी की जो स्थापना है, तो सेबी की स्थापना हो जाती है आपकी 1992 में। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? जो वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद होती है तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, वो क्षेत्रीय वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही है? किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही है?
तो ये रही है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ये जिम्मेदार रही है उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या स्थिति हो जाती है भारत में? तो ये हो जाती है विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाएगा एक विधिक अधिकार। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति यह है कि विधिक अधिकार जो है माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? ये जो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है समिति, ये भी आपसे कई बार पूछी जाती है आपकी परीक्षा में। ठीक है, कई बार पहले भी पूछी गई है बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति। तो ये हो जाती है R.N. मल्होत्रा समिति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, R.N. मल्होत्रा समिति ये जो आई थी आपकी 1993 में आई थी और ये बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए जो है संबंधित हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखा गया है। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं निम्नलिखित में किस प्रकार का कर है? टूथपेस्ट अगर आप खरीदते हैं तो वो किस तरह का जो है कर आपको देना पड़ता है? तो ये देना पड़ेगा आपको राज्य सरकार द्वारा जो आरोपित और संग्रहित कर है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आप जो है टूथपेस्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, और ये जो है अप्रत्यक्ष कर है जो सीधे उपभोक्ताओं से खरीदार जो है वसूल करता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री जो वातावरण होता है उसमें मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाते हैं समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक। 86 का जो करेक्ट आंसर है हमारा हो जाता है ए। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा? तो ये आवश्यक हो जाता है जैविक विविधता का संरक्षण। सतत विकास की बात हो रही है तो सतत विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण आपको करना पड़ेगा। प्रदूषण का निरोध और उसका नियंत्रण भी आपको करना पड़ेगा। निर्धनता को भी घटाना पड़ेगा अगर आपको सतत विकास जो है करना है। इस तरह से आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी संबंध में आपको विचार करना है। पहले कथन की बात करेंगे, हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी हवा की नमी से बिजली का उत्पादन करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हाइग्रो जो है ये जब हाइग्रो की बात हो रही है ये दो वर्ड आपको याद रखने, एक आपका हाइग्रो ग्रो की बात हो रही है, हाइग्रो तो आपका ये नमी से संबंधित हो जाएगा और एक आपका होता है हाइड्रो। ठीक है, जहाँ हाइड्रो लिखा जाएगा वो आपका कहीं ना कहीं पानी से आप जल से संबंधित हो जाएगा। दोनों को आपको याद रखना है, दोनों ही जो है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है किसकी? तो हाइग्रो की बात की गई है तो ये कहीं ना कहीं नमी से संबंधित हो जाएगा और ये जो है बिजली का उत्पादन करता है न हवा की से नमी से। ठीक है, एक जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। कथन दो की बात करेंगे, आर्द्र हवा से बिजली प्राप्त करने की कुंजी एक छोटे उपकरण में निहित है जिसमें दो इलेक्ट्रोड और नैनोपोर से भरी सामग्री की एक पतली परत होती है। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं करेक्ट बिल्कुल माना जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही है इनमें से, तो दोनों हमारी नज़रों में सही बिल्कुल हो जाते हैं और दोनों सही दिया गया। एक और कथन एक और कथन दो बिल्कुल सही हैं। कथन दो जो है सही ए का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय अवस्थित है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाता है आपका जेनेवा में। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है समुदाय को जो पूर्ण क्रम है
एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है? एक निश्चित स्थान पर बदलेगा समुदाय का पूर्ण क्रम, जो क्रम से बदलेगा, तो ये बदलेगा आपका शेयर, इसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेयर इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, ग्रेट लेक का हिस्सा जो यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाती है आपकी ग्रेट स्लेव झील जो है, ये उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओंटेरियो झील ये उत्तरी जो आपका अमेरिका है उससे संबंधित हो जाएगी, मिशिगन भी हो जाएगा और एरी झील भी हो जाएगी, लेकिन ग्रेट स्लेव झील जो है ये वहाँ से आपकी संबंधित नहीं होगी। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन डोल ड्रम्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करेगा डोल ड्रम्स का, वो कौन सा हो जाएगा? डोल ड्रम से भी आपका क्वेश्चन बनता है सभी परीक्षाओं में, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में शांत क्षेत्र की जो बेल्ट है जहाँ प्रचलित व्यापारिक जो है पवने या व्यापारिक हवाएं मिलती हैं उसको जो है डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। भूमध्य क्षेत्र में ये हो जाएगा। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना में निहित है? किस एक की स्थापना करने में निहित हो जाती है? तो ये हो जाती है जीव मंडल निश्चय रिजर्व में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? नहीं है सुमेलित इनमें से, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये हमारा सेट हो जाता है 12 नंबर। इससे पहले हमने 11 सेट करा दिए हैं फुल लेंथ 150 क्वेश्चन के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी 150 क्वेश्चन यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। फिलहाल बात की गई है 94 नंबर क्वेश्चन की, और यहाँ जो है सुमेलित करने के लिए आपको दिया गया है। तो जो नाथुला दर्रा है ये किससे संबंधित हो जाता है? तो नाथुला जो दर्रा है ये आपका सिक्किम से संबंधित हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल ए हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो नाथुला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये हो जाता है आपका सिक्किम से संबंधित। लिपुलेख हो जाएगा उत्तराखंड से, रोहतांग हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश से, और पालघाट जो है केरल में देखने को आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपके बाकी सभी सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त हो जाएगा? विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है, तो ये हो जाता है जो संरचनात्मक मूल है, ये लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिमालय पर्वत से संबंधित। जो हिमालय पर्वत है जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत ये समृद्ध हो जाता है। इस समृद्धि के लिए निम्न में कौन सा एक कारण सबसे उपयुक्त माना जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे उपयुक्त जो कारण है ये माना जाता है, यहाँ जो है विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम जो है माना जाता है हिमालय पर्वत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक तरफ आपकी फसलें दी गई हैं, एक तरफ आपके दिए गए हैं मौसम, आपको जो है इनसे मैच कर लेना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है जो सूरजमुखी की फसल है वो किससे संबंधित हो जाती है? सूरजमुखी की जो फसल है ये आपकी सभी मौसम में जो है देखने को आपको मिल जाएगी। खरबूजे की बात करेंगे तो ये आपकी जायद से संबंधित हो जाती है, और कपास हो जाती है ये आपकी खरीफ से संबंधित। अलसी की बात करेंगे, अलसी जो है रबी से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। ए का आपका हो जाएगा 4, बी का हो जाता है हमारा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा यहाँ पर 3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जो है ये माना जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?
शून्य घोषित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है पांचवी अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पांचवी अनुसूची है किससे संबंधित हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी शमधा बनाम आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये संबंधित हो जाती है आपकी पांचवी अनुसूची। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जो विशेष उपबंध किए गए हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं वित्त विधेयक के बारे में? तो ये आ जाएंगे अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है निम्नलिखित युग्मों में? नांगल बांध जो है सतलज नदी से हो जाएगा। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। नागार्जुन जो है गोदावरी पर नहीं मिलेगा। नागार्जुन मिल जाएगा ये आपका कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन हो जाता है और हीराकुंड आपका महानदी पर हो जाएगा। इस तरह से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केवल सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 101। निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो ये हो जाता है आपका उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है वो आपको बताना है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। जो पश्चिमी घाट है वो उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाता है और आपसे पूछा गया है जो सही नहीं है, तो ए हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। पश्चिम घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये करेक्ट हो जाता है। ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकलती है, ये भी करेक्ट हो जाता है। नर्मदा नदी तापी नदियाँ घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों से मानी जाती है, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं अनुच्छेद 14 से जो है 18 तक। ठीक है, ये दिया गया है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 ये सभी जो है शामिल हो जाएंगे 14 से 18 तक। कथन की बात की गई है राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो राष्ट्रपति जो है संसद का भाग हो जाता है, ये आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, एक तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो संसद है वो 3 से मिलकर बनती है, एक आपकी संसद, एक आपकी लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा। ठीक है, इस तरह से जो है संसद आपकी बनती है। कारण की बात करेंगे, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून बना सकता है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। संसद जो है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलेगी तो संसद जो है कानून वहाँ पर नहीं बना सकता है। ठीक है, तो दोनों जो है आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। और ये हो जाएंगे ए तथा आर दोनों सही और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। ये जो है उपयुक्त कथन किसका हो जाएगा? तो ये हो जाता है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कथन। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने कहा था कि जो ईश्वर है उसके बारे में मेरे पास सोचने के लिए वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इस धरती पर मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जो है एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? स्वराज पार्टी से जो संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो ये जो है संबंधित नहीं है आपके राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से। मोतीलाल नेहरू संबंधित हो जाते हैं, CR दास और SC केलकर। राजेंद्र प्रसाद जो है संबंधित नहीं थे। निम्न में से उनके कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। कालक्रम के अनुसार जो है आपको क्रमबद्ध करना है।
तो सबसे पहले आपका आ जाता है जो रुकनदेव है, ये आपका आ जाता है सबसे पहले। रुकनदेव है ये संबंधित हो जाएगा आपका 1236 से। मुबारक खां की बात की गई है, ये आपका हो जाता है 1316 से संबंधित हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक हो जाता है 1351 से, ठीक है, 1351 से हो जाएगा। और आलम शाह की अगर बात करते हैं तो आलम शाह जो है 1445 से संबंधित आपके हो जाते हैं। इस तरह से 1, 2, 3 और 4 ये बिल्कुल जो है सीक्वेंस में दिया गया है। 1, 2, 3, 4 ये किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाता है जो ताम्रपाषाण युग है उसको चालकोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? जो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है किसका वित्तीयकरण नहीं करेगा? तो ये नहीं करेगा पर्यटन संबंधी उद्योगों का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कथन और कारण से 1951 से भारत के अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव क्या है? तो ये तो आपका कहीं ना कहीं जो है करेक्ट हो जाएगा। 1951 के बाद से जो अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव क्या है आपका भारत ने। दूसरा कथन हो जाएगा भारत के जननांग के इतिहास में 1951 को जननांग के विभाजक कहा जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा, जो जननांग के विभाजक है वो नहीं कहा जाएगा 1951 को। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपका हो जाता है बिल्कुल गलत। और ये दिया गया ए सही और आर गलत, तो ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में, यही हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या की जननांग की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? कौन हो जाएगा जो इनका हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा जो रहन सहन का जो स्तर है वो जनसंख्या की जननांग की विशेषताओं का हिस्सा नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है? कौन सा एक सुमेलित है वो आपको बताना है। तो ये हो जाता है बाबर जो है ये तुझको बाबरी से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं जो है हुमायूं नामा से संबंधित नहीं होंगे। हुमायूं नामा से संबंधित हो जाती हैं आपकी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम संबंधित हो जाती हैं आपकी हुमायूं नामा से। शेरशाह की बात करेंगे, तारीख शेरशाही से संबंधित नहीं है। तो तारीख शेरशाही से कौन संबंधित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी ये संबंधित हो जाते हैं आपके शेरशाह तारीख शेरशाही से। अकबर की बात करेंगे, ये तबकात अकबरी नहीं है, इनसे संबंधित नहीं होंगे। तो ये किससे संबंधित हो जाते हैं ये आपको बताना है। तबकात जो आपकी अकबरी है ये किससे संबंधित हो जाती है? तो ये हो जाती है निजामुद्दीन अहमद से संबंधित। ये कौन हो जाएंगे? निजामुद्दीन अहमद हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो सुमेलित है केवल ए सुमेलित है, बाकी आपके जो है सभी गलत यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। हेलियोडोरस का जो बेशनगर ये अभिलेख संदर्भित है, ये किससे संदर्भित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाता है केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से जो है ये संबंधित आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें घटनाओं का जो सही क्रम है नीचे दिए जो है कूट से जो है आपको सही उत्तर का चयन करना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपके हो जाती है चोरी चोरा। चोरी चोरा जो कांड है ये हो जाता है आपका 4 फरवरी 1922 को। इसके बाद बात करेंगे जो असहयोग आंदोलन का जो स्थगन है ये कब हो जाता है? तो असहयोग आंदोलन का जो स्थगन है ये हो जाता है आपका 1922 में ही। बारदोली की बात की गई है तो ये हो जाता है आपका 12 फरवरी 1922 में, ठीक है। इस तरह से जो है आपसे सुमेलित करना है। तो सबसे पहले जो है आपका आ जाएगा चोरी चोरा कांड, उसके बाद आ जाता है आपका बारदोली और तीसरे नंबर पर आपका असहयोग आंदोलन आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये सब कुछ 1, 2, 1, 3 और 2। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है?
कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो जाता है कुषाण जो है गांधार कला शैली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, कुषाण गांधार कला शैली से संबंधित हो जाएगा और बाकी जो है ये जो है सम्मिलित सुमेलित नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा गया है, ध्यान देना है आपको, यहाँ पर नहीं है इनसे संबंधित। तो ये हो जाती है कीकट, ये जो है संबंधित नहीं है ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से। एजेंडा 21 का जो फोकस है वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से उत्पन्न है। एजेंडा 21 का फोकस क्या है जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से उत्पन्न हुआ है। तो ये हो जाता है 21वीं शताब्दी में सतत विकास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन राजकोषीय फिजूल खर्ची शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। राजकोषीय फिजूल खर्ची का सबसे अच्छा वर्णन करेगा कौन सा कथन हो जाएगा। तो ये हो जाता है इस तरह से पैसा खर्च करने का कार्य जो बुद्धिमानी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाता है। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे ये आपको बताना है। दो कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी है। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। इस तरह से दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं और दोनों दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, दोनों जो करेक्ट आपके माने जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है। सुमेलित हो जाएगा कौन सा वो आपको बताना है। एब्सिनी पठार की बात करेंगे, ये आपका अरब से संबंधित नहीं है। एब्सिनी पठार ये कहाँ से हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पठार पूर्वी अफ्रीका से संबंधित हो जाएगा। एटलस पर्वत की बात की गई है, ये हो जाता है आपका उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित, तो केवल बी सुमेलित हो जाएगा। ग्वाना जो उच्चभूमि है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित नहीं है, ये हो जाती है उत्तर दक्षिण अमेरिका से संबंधित। ओंकावाणु द्रोणी ये पेंटागोनिया से संबंधित नहीं है, ये हो जाती है आपकी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित। ठीक है, तो इस तरह से आपका बी केवल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। निम्न में से कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। दो कथन आपको दिए गए हैं और देख लेते हैं कथनों के बारे में। पर्यावरण के कुछ घटक संसाधन के रूप में होते हैं जबकि अन्य नियंत्रक के रूप में होते हैं। तो ये तो आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट बिल माना जाएगा। पर्यावरण को क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न के साथ स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। और दोनों करेक्ट किस में दिए गए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। एक और दो दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। भौगोलिक संकेतक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। आपको बताना है भौगोलिक संकेतक के संबंध में विचार करना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो भौगोलिक संकेत जो टैग होते हैं कुछ उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम या फिर वो एक चिन्ह होता है जिसका संबंध किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या फिर अथवा किसी उत्पाद के मूल स्थान से ही माना जाएगा। ठीक है, उसकी जो है जानकारी मिल जाएगी हमें पूरी जीआई टैग के माध्यम से। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत ने भौगोलिक संकेतक ये 1999 को लागू किया है, ये भी करेक्ट हो जाता है। दो आपके करेक्ट हो गए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे के बारे में। अरुणाचल प्रदेश को हाल ही में अरुणाचल याक चुरपी खाई तावा और तांगसा वस्त्र के लिए भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये भी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा।
तो तीनों करेक्ट हैं और तीनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। केवल 1600 लोगों द्वारा बोली जाने वाली टोटो भाषा विलुप्त होने की कगार पर है। टोटो भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाएगी आपकी पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीमानस सेवा, जो टेलीमानस सेवा के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी दवाएं प्रदान की जाती हैं? टेलीमेडिसिन, टेलीमानस सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो ये हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन हुआ है? उत्तर प्रदेश में हो जाता है कालीन मेले का, तो ये हो जाता है आपका भदोही में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। रेस्पायर लिविंग साइंस की रिपोर्ट के अनुसार 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश जो है कितने शहर शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हो जाते हैं इसमें? तो ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के 3 शहर शामिल इसमें हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से शहर हैं? तो एक आपका नोएडा हो जाता है, एक आपका हो जाता है गाजियाबाद, और एक हो जाता है आपका मेरठ। ये 3 हो जाते हैं सबसे प्रदूषित शहरों में। यहाँ दिया गया इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। तो ये तो आपका हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। ये जो है नियंत्रण हासिल कर लिया था आपका ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर। अगला पॉइंट हो जाएगा 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया था। ये भी करेक्ट हो जाएगा। 1948 में जो यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की थी, तो सी भी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कितने कथन आपके सही हैं, तो 1, 2 और 3 तीनों जो है आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये जो है आपको अनुच्छेद पर विचार करना है। यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। इसे गोकुड़ झील के नाम से जाना जाता है। यह बिहार में स्थित एकमात्र रामसर स्थल है और सबसे बड़ी ऑक्सबो झील ये हो जाती है। यह झील 2010 से सूख रही है। ठीक है, उपरोक्त अनुच्छेद में जो है झील का सबसे अच्छा वर्णन आपको करता है, कौन करता है झील का सबसे अच्छा वर्णन? तो ये करता है आपका कांवर झील। ठीक है, ये कांवर झील के बारे में जो है सारी बातें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्यूआर कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो क्यूआर कोड होता है जिससे पेमेंट वगैरह आप करते हैं, उसके बारे में जो है आपको बताना है सही कथन। त्वरित प्रतिक्रिया कोड गहरे या हल्के पिक्सल के चौकोर आकार में मैट्रिक्स होते हैं। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा जो है यहाँ पर करेक्ट है। पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर उपकरणों का उपयोग करके डेटा के एनकोड करने और जल्दी से पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। यह बारकोड से बिल्कुल अलग होता है, ये गलत हो जाएगा। बारकोड से बिल्कुल अलग कैसे हो जाएगा जब ये बारकोड ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है केवल 2 जो है यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कितने कथन सही हैं आपसे पूछा गया, संख्या पूछी गई कितने कथन सही हैं, तो केवल 2 कथन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। पूछा गया भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? किस देश को सौंपी है G20 बैठक की अध्यक्षता? तो ये सौंपी है ब्राजील को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केन नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। केन नदी के संदर्भ में केन नदी की बात हो रही है। केन तथा बेतवा नदियों का जो उद्गम है मध्य प्रदेश से होता है
और ये दोनों यमुना की सहायक नदियाँ होती है। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राजघाट पारिशा माता टीला बांध केन नदी पर स्थित है, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। ठीक है। राजघाट पारिशा और माता टीला बांध जो हैं ये आपके हमीरपुर में यमुना नदी पर स्थित हो जाएंगे। ये केन नदी पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर केन नदी दिखाई गई है, तो ये यमुना नदी पर स्थित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है केन नदी जो है ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट कौन कौन से हो गए, 1 और 2। ठीक है। और यहाँ भी आपसे पूछा गया संख्या कितने सही हैं, तो केवल 2 आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह देश जहाँ पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ओबिनस में विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा वहाँ पर की गई है, तो ये हो जाती है आपकी पेरू में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो परिसीमन आयोग है निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। 2 कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के आधार पर 4 बार वर्ष में 1952, 63, 73 व 2000 में परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। परिसीमन आयोग का जो गठन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा यह भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। और दोनों आपके करेक्ट हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न कथनों पर जो है आपको विचार करना है और यहाँ जो बताना कौन से कितने जो हैं आपके कथन यहाँ पर ठीक हो गए हैं। पहला कथन है भारतीय दवा उद्योग मात्रा की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। हाल ही में सरकार ने भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान विकास एवं नवाचार पर राष्ट्रीय नीति इस क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए PRIP नामक पहल शुरू की है, तो ये भी आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, दोनों जो है आपके करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं आपके। तो इस तरह से जो आपके कथन जो हैं दोनों सही हो जाएंगे और 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें जो बीच में हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं वो करंट अफेयर के थे जो हम नहीं करा रहे हैं आपको। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए MIIR मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बनाई है, तो ये बनाई गई है आपकी बाजरा से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर ये सी करेक्ट। ठीक है, G20 का अध्यक्षता बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे 150 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में किसी तरह का सुझाव भी आप दे सकते हैं ताकि हम जो है उस पर अमल कर सकें। ये सेट नंबर हो जाता है हमारा 12। इससे पहले हमने 11 सेट करा दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।